सो नाउ वी विल बी सॉल्विंग साइंस, ठीक है। ये आपका साइंस का क्वेश्चन पेपर है, लेवल 2 वालों के लिए है, ठीक है। अभी फिलहाल हम सारे लेवल 2 के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं। दूसरी चीज़ है, ये आपका 17 जैन का पेपर है, ठीक है, 17 जैन 2023। यहाँ पे आपसे पहला क्वेश्चन पूछा है, 2 wires forming the open ends of a circuit consisting of a bulb and an electric cell are dipped in the following liquids one by one and it is noted whether the bulb in the circuit glows or not. Following are the observations. दो जो वायर हैं वो क्या कर रहे हैं, विद्युत सेल और जो बल्ब है उससे बना एक परिपथ है जिसमें दो खुले सिरे बनाती तार एक एक करके अलग अलग लिक्विड्स में बोड़े गए, यानी कि डिप किया गया। नोट किया गया है कि बल्ब जला है या नहीं, तो दिए गए जो ऑब्जर्वेशन है वो नीचे आपको दिए गए हैं। अगर हम इंग्लिश में देखें, 2 wires forming the open ends of a circuit consisting of a bulb and an electric cell are dipped in the following liquids one by one and it is noted whether the bulb is in the circuit is glows or not, ठीक है। तो बेसिकली आपको इसमें ये बताना है कि इन्होंने जो ऑब्जर्वेशंस लिखी है कि ए लिक्विड में तो बल्ब ग्लो करता है, बी लिक्विड में ग्लो नहीं करता, सी में ग्लो नहीं करता और डी में ग्लो करता है। तो ये आपका इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक से है। इसमें बेसिकली आपको करना क्या होता है कि आपको जो भी सोल्यूशन जो होता है ना, इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका है कि अगर कोई भी सोल्यूशन अपने आयंस में डिग्रेड हो रहा है, ठीक है, तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो प्रॉपरली होगा। लेट सपोज इफ आई टॉक अबाउट NaCl, ठीक है, अगर आपने इसमें सर्किट बनाया, NaCl के अंदर आपने डिप की, इलेक्ट्रिक सेल को डिप किया, ठीक है, तो उस केस में क्या होता है, वायर को डिप किया, तो उस केस में क्या होगा, आपका बल्ब जलेगा। क्यों जलेगा, क्योंकि ये Na+ और Cl- जो आयंस हैं उनमें इजीली डिसोसिएट हो जाता है, ठीक है। अगर मैं आपसे एसिटिक एसिड की बात करूँ, CH3COOH, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH3COO- एंड H+, ये अपने आयंस में डिग्रेड हो जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं आपसे बात करूँ शुगर सॉल्यूशन, तो शुगर सॉल्यूशन क्या होता है आपका, ये एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है और बेसिकली ये न्यूट्रल होता है। इस केस में क्या होगा, जब आप सर्किट बनाएंगे बल्ब और इलेक्ट्रिक सेल लगा के और वायर को जब उसमें डिप करेंगे तो आपका बल्ब ग्लो नहीं करेगा, ठीक है। इफ़ आई टॉक अबाउट कॉपर सल्फेट, तो Cu+ और SO4-, जहाँ पे भी आपका जो सॉल्यूशन में आप वायर्स को डिप कर रहे हैं, अगर वो आयोनाइज हो रहा है, ठीक है, मतलब आयंस में अगर वो टूट रहा है, दैट मीन्स बल्ब विल ग्लो। अब यहाँ पे देखते हैं लिक्विड ए आपका जो है वो ग्लो कर रहा है, तो कॉपर सल्फेट है, शुगर सॉल्यूशन है, डिस्टिल वाटर है और सॉल्ट वाटर है। डिस्टिल वाटर जो होता है उसमें कोई भी आयंस डिसोसिएशन नहीं होता है, ना ही जो शुगर सॉल्यूशन है उसमें कोई भी आयंस डिसोसिएशन होता है। तो या तो कॉपर सल्फेट है या फिर सॉल्ट वाटर है। दूसरा आपको बोला है कि इसमें बल्ब नहीं जल रहा, ना ही तीसरे में जल रहा है, ठीक है। तो बी सॉल्यूशन में क्या होगा, शुगर सॉल्यूशन हो सकता है, सही है, तो बल्ब नहीं जलेगा। लेकिन यहाँ क्या दिया है, कॉपर सल्फेट। अगर आप कॉपर सल्फेट यूज़ कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बल्ब ग्लो करना चाहिए था, जबकि यहाँ पे क्या बोला है, बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर 1, कि ए जो लिक्विड है उसमें बल्ब क्यों ग्लो कर रहा है, CuSO4 है, डिवाइड कैसे हो जाएगा, Cu+ एंड SO4-, आयंस में डिग्रेड हो गया। दूसरा बात करें शुगर सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन जो होता है ना, दिस इज योर न्यूट्रल सॉल्यूशन, ठीक है, इसमें आयंस डिसोसिएट नहीं होते हैं। अगर डिस्टिल वाटर की बात करें तो ये भी नहीं बल्ब जलेगा, क्यों, क्योंकि डिस्टिल वाटर जो होता है उसके अंदर कोई भी आयंस प्रेजेंट नहीं रह जाते। अगर हम सॉल्ट वाटर की बात करें, दिस इज योर NaCl, Na+ एंड Cl-, तो यहाँ भी बल्ब ग्लो करेगा। तो एग्जैक्ट करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। सर्किट से आपका ये क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अब आपसे पूछा है कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड, ये आपका फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज का एक क्वेश्चन है। चेंज, आपके जो चेंजेस होते हैं ना, वो होते हैं आपके दो टाइप के, एक तो फिजिकल चेंज होता है आपका और एक होता है आपका केमिकल चेंज। जल्दी जल्दी देखिएगा, जो फिजिकल चेंज होता है ना, इसमें हमेशा एक नया सब्सटेंस बनेगा, यानी कि न्यू सब्सटेंस विल बी फॉर्म्ड। और जो केमिकल चेंज होता है इसमें कोई भी नया, जो फिजिकल चेंज होता है इसमें कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनेगा, जबकि जो केमिकल चेंज होता है इसमें हमेशा एक न्यू सब्सटेंस जो होता है वो फॉर्म होगा। अगर आपसे बोला जाए यहाँ पे कि मिल्क जो है वो दही में कन्वर्ट हो गया, तो ऑब्वियसली यहाँ पे दूध जो है वो नए प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया है। दूध तो नहीं है ना, दूध किस में बदल गया है, दही में। तो ये क्या होगा आपका, दिस इज योर केमिकल चेंज। उसके बाद भी इसमें क्या है, ये इरिवर्सिबल चेंज होता है। जो फिजिकल चेंज होता है ना वो नॉर्मली रिवर्सिबल चेंज होते हैं, लेकिन कभी कभी वो इरिवर्सिबल भी होते हैं। लेकिन जो केमिकल चेंज होते हैं ना वो मोस्ट ऑफ द टाइम इरिवर्सिबल चेंज होते हैं, ठीक है। अब अगर यहाँ पे बात करें, कर्ड जो है आप इसको वापस दूध में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना। तो इसलिए ये क्या होगा आपका, केमिकल चेंज होता है और इरिवर्सिबल चेंज होता है। सो द ऑप्शन 4 विल बी करेक्ट। अगर आपसे पूछे कि
कागज है, आपने कागज के टुकड़े मतलब कागज को फाड़ के उसके टुकड़े बना दिए, तो वो क्या होगा, फिजिकल चेंज होगा, दैट इज ऑल्सो इरिवर्सिबल। अगर आपसे मेल्टिंग ऑफ आइस पूछे, मेल्टिंग ऑफ बटर पूछे, तो ये क्या होता है, फिजिकल चेंज होते हैं लेकिन रिवर्सिबल होते हैं, इनको वापस से अपनी पुरानी फॉर्म में लाया जा सकता है। लेकिन कागज अगर आपने बिल्कुल महीन महीन काट दिया तो आप उससे वापस नया कागज पुरानी फॉर्म में उसको नहीं ला सकते, पुरानी शेप नहीं बनेगी। तो कागज का छोटे छोटे टुकड़ों में काटना क्या होता है, फिजिकल चेंज है लेकिन इरिवर्सिबल है। अगर आपसे कोई पूछे कांच का टूटना, तो कांच का टूटना क्या होता है, ये आपका फिजिकल चेंज होगा लेकिन क्या होता है, आपका इरिवर्सिबल चेंज होता है। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर 4। क्लियर। अगर आपसे पूछे मोमबत्ती, मोमबत्ती का जलना जो होता है ना, ये आपका केमिकल चेंज होता है, और मोम का पिघलना जो होता है वो आपका फिजिकल चेंज होता है। ठीक है, मोमबत्ती अगर पिघल रही है तो वो नीचे जमा हो जाती है, उसको वापस पिघला के आप कैंडल बना लोगे। लेकिन अगर मोमबत्ती जल रही है तो वो धीरे धीरे कम होने लगती है, तो उस केस में क्या है, ये आपका केमिकल चेंज होता है। W is a chemical substance used in anti-acid as well as cleaning and baking products. Its a chemical nature is X. When turmeric solution is added to X, it turns by. The common name of W is Z. W, X, Y, Z respectively are. यहाँ पे पूछा है W जो है वो कोई एक केमिकल सब्सटेंस है जिसको आप किस में यूज़ कर रहे हो, एंटा एसिड। एंटा एसिड क्या होता है, स्टमक में HCl सिक्रीट होता है। ठीक है, स्टमक में जो ऑक्जेंटिक सेल्स होती है ये क्या करती है, HCl सिक्रीट करती हैं। HCl की क्वांटिटी अगर ज़्यादा हो जाती है, यानी कि HCl अगर बॉडी में ज़्यादा रिलीज हो जाए स्टमक में, तो आपने कई लोगों को सुना होगा बड़े परेशान रहते हैं, बोलते हैं एसिडिटी हो गई। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, आप कंफर्टेबल फील नहीं करते हो, तो उस केस में हम बेस लेते हैं, क्योंकि एसिड और बेस जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो न्यूट्रलाइजेशन होगा और सॉल्ट फॉर्मेशन होगा। तो इस केस में क्या होगा, एंटा एसिड जो होता है वो आपका क्या होगा, एक बेस होगा। क्लियर। तो एंटा एसिड यहाँ पे क्या होता है, बेस, एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या करेगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। तो W एक केमिकल सब्सटेंस है जिसको हम एंटा एसिड में यूज करते हैं। तो यहाँ पे पहली चीज तो क्या होगी, ये क्या है आपका सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट होता है आपका Na2CO3। ये कभी खाने के काम आता है, नहीं आता है, जबकि यहाँ क्या बोला है, बेकिंग प्रोडक्ट्स में यूज किया जाता है। बेकिंग इंडस्ट्री खाने की होती है। सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है आपका NaOH। ठीक है, तो आप सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो एडिबल होता है, नहीं होता, क्योंकि ये दोनों चीज़ें जो होती हैं वो साबुन वगैरह में या फिर आपके जो बम वगैरह होते हैं उनमें कई बार यूज़ किया जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट जो है वो बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब सोडियम बाइकार्बोनेट एक केमिकल सब्सटेंस है, इसका यूज़ कहाँ कर रहे हैं आप, एंटा एसिड में, एज वेल एज क्लीनिंग में, सफाई वगैरह में यूज़ करते हैं, और बेकिंग प्रोडक्ट्स में। इसका जो केमिकल नेचर होता है ना सोडियम बाइकार्बोनेट का, वो कैसा होगा, क्षारीय होता है कि अम्लीय होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है वो हमेशा एक क्षारीय सॉल्यूशन होता है। कैसे, मान लीजिए अगर हमको जब एसिडिटी होती है तो हम इनो वगैरह पीते हैं। ठीक है, हम कई बार मीठा सोडा जो होता है उसको डाल के पानी में कई बार नींबू वगैरह डाल के पीते हैं, तो उसमें क्या होता है, ये जो एसिडिटी होती है पेट में उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। उसके बाद होता है टर्मेरिक सॉल्यूशन जो है उसको जब X में डाला जाता है, X क्या है यहाँ पे, क्षार सॉल्यूशन। जब हल्दी को आप क्षार सॉल्यूशन में डालते हो तो ये हमेशा ब्रिक रेड कलर देगी। ठीक है, कैसा कलर देती है, ब्रिक रेड। आपने देखा होगा जब हल्दी का निशान लग जाता है किसी भी वाइट कपड़े पे या किसी भी कपड़े पे, जब हम उसको साबुन से धुल देते हैं तो वो तुरंत ब्रिक रेड कलर में कन्वर्ट होता है। क्यों, क्योंकि साबुन के अंदर क्या होता है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, और वो क्या होता है, बेस। तो बेस की वजह से क्या होगा, आपका जो शर्ट का कलर है वो तुरंत रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ पे एंटा एसिड क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट, बेसिक सोल्यूशन है, तो हल्दी की वजह से वो रेड में कन्वर्ट होता है। और अगर हल्दी को आप एसिड सोल्यूशन में डालेंगे तो हल्दी हमेशा येलो कलर की रहेगी, यानी कि इंटैक्ट रहती है। यहाँ पे क्या है, व्हेन टर्मेरिक सोल्यूशन इज एडेड टू X इट टर्न्स रेड। क्लियर। द कॉमन नेम ऑफ W, यहाँ पे जो W हमने बोला था सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका जो कॉमन नाम है वो क्या है, Z है। सोडियम बाइकार्बोनेट का कॉमन नाम जो होता है वो हमेशा बेकिंग सोडा होता है, जिसको हम खाने के काम में लेते हैं। घर पे जो केक बनता है, इडली बनती है, डोसा बनता है, इन सब में बेकिंग सोडा यूज़ किया जाता है। बेकिंग सोडा जो होता है वो यूजुअली क्या आता है, ऑक्सीजन जो है उसकी प्रेजेंस को बिल्कुल ख़त्म कर देता है, और CO2 जो है उसकी प्रेजेंस को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से उसमें बुलबुले आने लग जाते हैं। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर होगा कि W एक रासायनिक पदार्थ है जिसका उपयोग एंटा एसिड के साथ साथ धोने और बेकिंग प्रोडक्ट्स में भी किया जाता है। तो यहाँ क्या होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट। इसकी रासायनिक प्रकृति कैसी है, क्षारीय होती है,
एक्स में हल्दी का विलियन डालने पर, यानी कि एक्स क्या है आपका क्षारीय सॉल्यूशन में, जब आप हल्दी का सॉल्यूशन डालोगे तो वो हमेशा ब्रिक रेड कलर देता है। और डब्ल्यू का जो सामान्य नाम है वो बेकिंग सोडा होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है आपका NaHCO3। क्लियर? रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग वायरस एंड चूज द करेक्ट ऑफ स्टेटमेंट्स। जो वायरस होता है ना, इसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि ये तब तक बिल्कुल डेड स्टेट में होता है या फिर नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है जब तक कि इसको एक होस्ट नहीं मिल जाता। ठीक है, जैसे ही इसको एक होस्ट मिलता है ये तुरंत क्या होता है, लिविंग में कन्वर्ट हो जाता है। और वायरस जो होता है ना वो हमेशा मल्टीपल नंबर्स में डिवाइड होता है। जुकाम जो होती है वो आपकी वायरल डिजीज होती है। हेपेटाइटिस ए, इन्फ्लुएंजा, ये सारी आपकी वायरल डिजीज हैं। मीजल्स, मम्स, DPT, ठीक है, ये सब आपके जो है वायरल डिजीज होती है। दे लैक सेल्यूलर स्ट्रक्चर, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो वायरस होता है ना वो कभी भी नेकेड आई से आप नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि इनका कोई एक प्रोफिशिएंट या फिर एक परफेक्ट स्ट्रक्चर नहीं होता। दे कंटेन DNA और RNA, ये बिल्कुल सही बात है कि इनके अंदर जो होता है या तो DNA होता है या फिर RNA होता है। बिल्कुल सही है ये तो, या तो RNA कंटेनिंग वायरस होते हैं या फिर DNA कंटेनिंग वायरस होते हैं। ठीक है, दे आर द स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स, नहीं, पहली बात तो ये लिविंग नहीं होते, तो यहाँ पे ये वैसे ही गलत हो गया। दूसरा, स्मॉलेस्ट जो होता है आपका PPLO होता है, जो प्लांट सेल होती है उसमें इसको जोकर ऑफ द किंगडम बोलते हैं। जोकर ऑफ द प्लांट किंगडम इज योर PPLO, प्लूरोनोमोनिया लिविंग लाइक ऑर्गेनिजम्स। इसका दूसरा नाम होता है आपका माइकोप्लाज्मा। इसकी जो साइज होती है ना वो बहुत छोटी होती है, बहुत ज़्यादा, 0.1 mm के अप्रॉक्स होती है। दे कैन रिप्रोड्यूस ऑन देयर ओन, नहीं, ये खुद से रिप्रोड्यूस कभी भी नहीं होते अनलेस अनटिल दे डोंट गेट एनी होस्ट। और जैसे ही इनको होस्ट मिलता है ये अपनी बॉडी, उस होस्ट की बॉडी में जाके मल्टीपल डिवीजन शो करते हैं। तो यहाँ पे A और B ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन C और D यहाँ पे गलत है, क्योंकि जो लघुत्तम जीवित होता है वो कौन सा होता है आपका PPLO, जिसे माइकोप्लाज्मा बोलते हैं, और ये लिविंग भी होता है। खुद प्रजनन कर सकते हैं? नहीं, जब तक इनको होस्ट ना मिले ये खुद से रिप्रोड्यूस नहीं हो पाते। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है आपका सीस्मोग्राफ इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक। सीस्मोग्राफ मेनली कंसिस्ट ऑफ ए, जो भूकंप लेखी होती है वो एक ऐसा यंत्र होता है जिसका उपयोग भूकंप की तीव्रता मापने में किया जाता है। भूकंप लेखी में मुख्यतः क्या है? तो वाइब्रेटिंग रॉड होती है, इलेक्ट्रिक कंडक्टर होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है, बैरोमीटर होता है। बैरोमीटर हमेशा प्रेशर को मेजर करने के काम में आता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट जो होता है, इलेक्ट्रिक कंडक्टर जो होता है, वो आपकी इलेक्ट्रिक बेल वगैरह जो होती है उनको बनाने के काम में आता है। यहाँ क्या होगा आपका वाइब्रेटिंग रॉड। जो सेस्मोग्राफ होता है इसमें क्या होता है आपका एक एपीसेंटर होता है और एक फोकस पॉइंट होता है। फोकस पॉइंट वो होता है जो धरती के नीचे होता है और जहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़मीन के अंदर वाइब्रेशंस होते हैं। ठीक है, ज़मीन के अंदर क्या होती है, प्लेट्स अरेंज होती है और इसमें बहुत ज़्यादा वेव्स निकलती हैं। जब बहुत ज़्यादा वेव्स निकलेंगी तो ऐसे चीज़ ऊबड़ खाबड़ तरीके से जब होने लगती है तो जहाँ से ये स्टार्टिंग पॉइंट जो होता है ज़मीन के अंदर इसका, जहाँ से ये वेव्स निकलना स्टार्ट होती हैं, इस पॉइंट को बोलते हैं हम फोकस। ठीक है, और धरती के ऊपर जो पॉइंट होता है जहाँ से हम इसकी इंटेंसिटी को मेज़र करते हैं दैट इज़ कॉल्ड योर एपी सेंटर। ठीक है, जो रिएक्टर स्केल होता है वो इसका एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, मतलब मेजरिंग पैमाना होता है, मापन पैमाना होता है कि कितने रिएक्टर स्केल का था, 7 पे आया था, 6 पे आया था। तो ये हमेशा रिएक्टर स्केल से मालूम किया जाता है और इसको कहाँ से मेज़र करते हैं हम, एपी सेंटर से। फोकस के जस्ट पैरेलल अपोजिट होता है। इस केस में यहाँ से ये मालूम किया जाता है कि इसकी वेव्स जो है वो कितनी हाई थी। और फोकस जो होता है वो पॉइंट होता है जहाँ से ये रेडिएशंस निकलते हैं, यानी कि जहाँ से ये वेव्स निकलती हैं। ये जो वेव्स होती है इसमें लव वेव्स होती हैं, बहुत सारी वेव्स प्रेजेंट इसमें होती हैं। दूसरा अगर हम बात करें, ये जो वेव्स होती है इनको हम बोलते हैं सेस्मिक वेव्स। ठीक है, दिस इज कॉल्ड योर सेस्मिक वेव्स। क्लियर? तो यहाँ क्या होगा आपका वाइब्रेटिंग रॉड। ऑप्शन 1 इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट करेक्ट सेट ऑफ ऑर्गेनिज्म विद देयर रेस्पेक्टिव रेस्पिरेटरी ऑर्गन। यहाँ पे पूछा है कि जो ऑर्गेनिजम्स दिए हुए हैं और यहाँ पे इनके रेस्पिरेटरी ऑर्गन दिए हुए हैं, तो कौन सा ऑर्गेनिजम्स किस रेस्पिरेटरी ऑर्गन के थ्रू ब्रीथ करता है। अगर हम अर्थवर्म की बात करें तो अर्थवर्म जो होता है ये अपनी स्किन के थ्रू हमेशा ब्रीदिंग करता है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है, स्किन के ऊपर छोटे छोटे से पोर्स होते हैं जिसकी वजह से ये इजीली ब्रीथ कर सकता है। तो अर्थवर्म का क्या होगा, स्किन। अगर हम टेडपोल की बात करें, ठीक है, टेडपोल जो होता है वो मेंढक की सबसे छोटी फॉर्म होती है। टेडपोल जब तक पानी के अंदर रहेगा ना, ये क्या करता है, स्किन के थ्रू ब्रीदिंग करता है। कॉकरोच, सीटेट ने 2 बार पूछा है कि कॉकरोच जो है उसके अंदर रेस्पिरेटरी और ऑर्गन क्या होता है। कॉकरोच का होगा आपका ट्रैकियल सिस्टम। ठीक है,
इसमें क्या होता है, प्रॉपर एक ट्रैकिया होती है, ट्रैकियल सिस्टम होता है, इसे हम बोलते हैं स्पाइरेकल, ठीक है। इसके थ्रू ये ब्रीदिंग करता है। अगर डॉल्फिन की बात करें तो डॉल्फिन जो है उसके अंदर आपके लंग्स होते हैं, क्योंकि डॉल्फिन इज ऑल्सो कंसीडर्ड एज ए मैमल। तो मैमल्स के अंदर ब्रीदिंग कैसे होती है, लंग्स के थ्रू। अगर हम बात करें स्नेल की, जो स्नेल होता है, ये सीटेट ने 2 बार पूछा है, स्नेल के अंदर जो ब्रीदिंग होती है वो गिल्स के थ्रू होती है। जितने भी एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं ना, ये डिजोल्व ऑक्सीजन जो है, पानी के अंदर घुली हुई जो ऑक्सीजन होती है उसको इनटेक करते हैं। तो स्नेल जो होता है, और इनका जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है, दिस इज ऑलवेज गिल्स। क्लियर। तो केचुआ का क्या होगा, त्वचा। कॉकरोच का होगा श्वासनाल तंत्र। डॉल्फिन होती है फुफ्फुस, और घोंगा होता है आपका क्लोम। तो यहाँ जो इसका करेक्ट आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। ए का 2, बी का 3rd, ओके, सी का है आपका 4th, और डी का है 1। सो द ऑप्शन 1 इज करेक्ट। ये याद रखिएगा, कई बार सीटेट ने इंडिविजुअल क्वेश्चंस पूछे हैं। द साउंड ट्रेवल्स फ्रॉम वाटर इनटू एन आयरन रॉड एंड देन इनटू एयर एंड बैक इनटू वाटर। द स्पीड ऑफ साउंड विल सक्सेसिवली। यहाँ पे पूछा है कि जो साउंड है, यानी कि जो ध्वनि तरंग होती है, वो जल से एक लोहे की छड़ में जा रही है, यानी कि वाटर से किस में गई है, ये आयरन में, ठीक है। आयरन से फिर किस में गई है, ये एयर में। एयर से वापस किस में गई है, ये वाटर में, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा है कि जो साउंड ट्रेवल हो रहा है, ठीक है, द स्पीड ऑफ साउंड विल सक्सेसिवली। तो एक चीज़ पहले तो समझिएगा, जो साउंड होता है ना, इसको ट्रेवल करने के लिए हमेशा मीडियम की ज़रूरत होती है, ठीक है। और जो लाइट होती है, लाइट को ट्रेवल करने के लिए मीडियम कभी भी रिक्वायर्ड नहीं होता है। जो सन रेडिएशन होता है उसमें कभी भी कोई मीडियम नहीं होता, लाइट जो होती है वो डायरेक्ट अर्थ पे रिफ्लेक्ट होती है। और जो साउंड होता है, जब थंडर होता है, थंडरिंग स्टॉर्म होती है, तो उसमें क्या होता है, बिजली पहले ही चमक जाती है, लेकिन आवाज़ जो है वो बाद में आती है। साउंड का एक सिंपल फॉर्मूला होता है कि जो साउंड होगी ना, वो सॉलिड में सबसे ज़्यादा होती है, फिर लिक्विड में होती है, और फिर गैस में होती है। और यही अगर सीक्वेंस हम लाइट की बात करें, तो लाइट की जो ट्रैवलिंग होती है वो गैस में सबसे ज़्यादा होती है, फिर लिक्विड में होती है, और फिर सॉलिड में होती है। क्यों? क्योंकि सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं ना, वो बहुत पास होते हैं, तो लाइट के फ्लो में सॉलिड से पास होने में दिक्कत आती है। जबकि जो साउंड होती है वो सॉलिड में सबसे ईजिली पास करती है। इसका रीज़न क्या होता है, सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं ना, वो बहुत कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होती है, तो ध्वनि तरंगों को पास होने में ईजी रहता है। अब इसके पीछे क्या रीज़न है कि जो साउंड होती है वो सॉलिड में तो बहुत इजीली जाती है, लिक्विड में उसके बाद कम थोड़ा फ्लो होता है, और गैस में सबसे कम होता है। क्योंकि जो पार्टिकल अरेंजमेंट होता है ना, उसमें साउंड वेव जो होती है, ध्वनि तरंगे, वो कैसी होती है, आपकी अनुदैर्ध्य, ठीक है। और जो लाइट वेव्स होती है वो कैसी होती है, आपकी अनुप्रस्थ, ठीक है। लॉन्गिट्यूडिनल होता है और लैटिट्यूडिनल होता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, आपके पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट होता है उस बेसिस पे इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है, पार्टिकल्स जो है उनका फ्लो होता है। अब यहाँ पे पूछा है आपसे, जो साउंड है वो सबसे पहले पानी में गया, ठीक है। पानी से किस में गया, एक आयरन रॉड में। जब कोई भी चीज़ लिक्विड से सॉलिड में जा रही है, और साउंड में क्या होता है, सॉलिड में सबसे ज़्यादा साउंड ट्रेवलिंग होती है, तो इसमें क्या होगा, साउंड का जो मूवमेंट है उसमें बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट होगा। तो हास गलत है, हास गलत है, यहाँ पे वृद्धि होगी, इंक्रीमेंट होगा और इंक्रीमेंट होगा। उसके बाद पूछा है कि वो आयरन रॉड से किस में गई, एयर में। तो साउंड पार्टिकल्स क्या हो गए, कम हो जाएंगे, तो इसमें जो साउंड की ट्रेवलिंग होगी वो अपने आप कम हो जाएगी, ठीक है। तो ध्वनि की गति यहाँ क्या होगी, कम हो जाएगी। तो वृद्धि है, हास है, तो यहाँ क्या होगा, ये वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, कि सबसे पहले साउंड जो है वो इंक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि पानी से कहाँ गई, यहाँ पे देखिए वाटर से आयरन रॉड में गई, तो साउंड जो है वो सॉलिड में ज़्यादा इजीली मूव कर पाती है, तो यहाँ पे साउंड ट्रैवलिंग इंक्रीज हुई। आयरन से कहाँ गई, एयर में, तो साउंड ट्रैवलिंग क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, मीडियम चेंज हुआ, सॉलिड से किस में गई, गैस में। गैस से वापस ये किस में गई, लिक्विड में। तो उस कंडीशन में क्या होगा, साउंड ट्रैवलिंग वापस इंक्रीज हो जाएगी, बिकॉज साउंड ट्रैवलिंग जो सीरीज होती है वो सॉलिड में ज़्यादा होती है, फिर लिक्विड में होती है, और सबसे कम गैस में होती है। साउंड जो है वो कभी भी निर्वात में ट्रेवल नहीं कर पाती, ठीक है। वैक्यूम जो है उसमें साउंड कभी भी ट्रेवल नहीं करता है। अगर हम लाइट की बात करें तो साउंड में सबसे कम, सॉलिड में सबसे कम होती है, फिर लिक्विड में और फिर गैस में। ये होता है लाइट का ट्रेवल, ये होता है साउंड का ट्रेवल। डिपेंड किस चीज़ पे करता है, पार्टिकल अरेंजमेंट पे। सॉलिड में पार्टिकल्स बहुत कॉम्पैक्ट होते हैं, फिर लिक्विड में अरेंजमेंट होता है, और फिर गैस में पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं। इनका जो वेव मोशन होता है, साउंड में अनुदैर्ध्य होता है और लाइट में अनुप्रस्थ होता है, लॉन्गिट्यूडिनल और लैटिट्यूडिनल। सो द ऑप्शन 3 विल बी करेक्ट। यहाँ पे बोला है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट रिस्पॉन्स। देयर इज नो
फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन ए स्टेशनरी कार, फ्रिक्शन एक्ट्स ओनली ऑन मूविंग ऑब्जेक्ट्स। पहली बात तो ये कि जो स्टेशनरी कार है, यानी कि मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, कोई कार है, ये क्या है, रुकी हुई स्टेज में है, ठीक है, बिल्कुल स्टेशनरी फोर्स पे है। अब इसमें इसने बोला है कि फ्रिक्शन फोर्स जो है वो काम नहीं करेगा। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स जो होता है वो आपके मूविंग ऑब्जेक्ट्स पे भी और जो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स हैं दोनों पे ही काम करता है, ठीक है। फ्रिक्शन फोर्स एक्ट्स ओनली मूविंग ऑब्जेक्ट्स, ये गलत है, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स हमेशा क्या होगा, आपका स्टेशनरी ऑब्जेक्ट पे भी काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे बोला है जब कार रुकी हुई अवस्था में है तो फ्रिक्शन फोर्स काम कर रहा है, नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि मान लीजिए इसमें क्या होता है, नेट फोर्स जो है वो हमेशा क्या होगा, आपका जीरो हो जाएगा। नेट फोर्स जीरो कैसे होता है, यहाँ से ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, यहाँ से नॉर्मल फोर्स लगेगा, और इन दोनों फोर्स के बीच में क्या होगा, आपका नेट फोर्स जीरो हो जाएगा, जिसकी वजह से फ्रिक्शन काम नहीं करेगा। तो कोई भी जो स्टेबल ऑब्जेक्ट होता है या फिर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट होता है उसमें नेट फोर्स जीरो होने की वजह से फ्रिक्शन फोर्स काम नहीं करता। हम एक क्वेश्चन सीटेट और पूछता है कि कोई बुक है वो टेबल पे रखी हुई है, ठीक है, तो वो नीचे क्यों नहीं गिर रही है, क्योंकि यहाँ से ग्रेविटेशन फोर्स काम करता है, यहाँ से नॉर्मल फोर्स काम करता है, और दोनों फोर्स जब एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते हैं तो जो नेट फोर्स होता है दैट विल बिकम जीरो, और जब नेट फोर्स जीरो होता है तो एक्सीलरेशन अपने आप जीरो हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, आर गलत है बट ए बिल्कुल सही है, ठीक है। सो द ऑप्शन 3 विल बी करेक्ट। ए सही है लेकिन आर गलत है। क्यों गलत है आर? कि जो घर्षण होता है वो केवल गतिशील वस्तुओं पे नहीं, वो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स पे भी काम करता है, ठीक है। रीना टेक्स ए प्लास्टिक बोतल एंड मेक्स 3 आइडेंटिकल होल्स एट डिफरेंट लेवल्स एट द बोतल। ये रीना है, इसने कोई एक बोतल ली, अब यहाँ पे इसने 3 छेद बना दिए, ए, बी और सी। अब पूछा है कि शी फिल्स अ बोतल एंड ऑब्जर्व वाटर फ्लो। उसने पानी की बोतल जो है बिल्कुल अच्छे से पूरी भर दी। अब वो पानी का जो फ्लो है उसको ऑब्जर्व कर रही है, किस में से, ये जो उसने 3 होल बनाए थे उनमें से। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट हर ऑब्जर्वेशन एंड इन्फेरेंस इज करेक्ट। उसका जो ऑब्जर्वेशन है और जो निष्कर्ष है उस पर क्या चीज़ जो है वो बिल्कुल सही है। साइंस में एक चीज़ याद कर रखिएगा, जो इन्फेरेंस होता है ना, दिस इज ऑलवेज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन। आप जो ऑब्जर्व करते हैं उसी बेसिस पे आप निष्कर्ष निकालते हैं। पहला है द वाटर कम्स आउट ऑफ ऑल द 3 होल्स विद द सेम फोर्स एंड फॉल्स एट द सेम डिस्टेंस। ये तो बिल्कुल ही गलत है। क्यों? क्योंकि तीनों जो आपके होल हैं ये अलग अलग पॉइंट पे हैं, एक नीचे है, एक मिड में है और एक सबसे ऊपर है। पी का एक फॉर्मूला होता है प्रेशर का, दैट इज योर फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। नीचे एरिया क्या है, नीचे चौड़ाई बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो जब चौड़ाई ज़्यादा होती है ना तो उसमें क्या होता है, फोर्स ज़्यादा लगता है, और फोर्स ज़्यादा लगेगा तो प्रेशर अपने आप ज़्यादा लगेगा और पानी दूर जाके गिरेगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस को कवर करेगा क्योंकि नीचे एरिया कम होता है। बी पॉइंट पे अगर बात करें तो इसमें क्या होगा, आपका फोर्स कम लगेगा, प्रेशर कम लगेगा, जिसकी वजह से वो फ्लो कम हो जाएगा और कम दूरी पे जाके पानी गिरेगा। ए में क्या होगा, पानी बहुत कम दूरी पे जाके गिरेगा क्योंकि इसमें क्या होगा, आपका फोर्स बहुत ही कम हो जाएगा। दिस इज ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा, P इज इक्वल टू एफ अपॉन ए। अब अगर हम यहाँ पे देखें, द वाटर फ्रॉम द टॉप मोस्ट होल कम्स आउट विद द लीस्ट फोर्स एंड फॉल्स एट द मिनिमम डिस्टेंस। ये बात तो सही है कि जो पानी है वो टॉप मोस्ट जो होल है उससे बहुत कम फोर्स के साथ बाहर आएगा और मिनिमम डिस्टेंस जो है उसको कवर करेगा, ठीक है। ये बात ही यहाँ पे बिल्कुल सही बोल रहा है। अब तीसरा पॉइंट देखें, द वाटर फ्रॉम द टॉप मोस्ट होल, यानी कि जो ए पॉइंट है वहां से जो पानी बाहर आ रहा है वो मैक्सिमम फोर्स के साथ आएगा, नहीं, मैक्सिमम फोर्स हमेशा नीचे वाले पॉइंट पे लगेगा यानी कि सी पॉइंट पे, और सबसे कम फोर्स लगता है आपका ऊपर वाले पॉइंट पे। एंड फॉल्स एट द मैक्सिमम डिस्टेंस, ये गलत है क्योंकि जो सी पॉइंट है वो सबसे ज़्यादा दूरी कवर करेगा और सबसे ज़्यादा फोर्स सी पॉइंट पे ही होता है। द वाटर फ्रॉम द बॉटम होल कम आउट विद द लीस्ट फोर्स एंड फॉल्स एट मिनिमम डिस्टेंस, ये भी गलत है क्योंकि जो बॉटम होल होता है उससे पानी बहुत ज़्यादा फोर्स के साथ बाहर आता है और मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करता है। तो यहाँ क्या होगा, जल जो है वो सर्वोच्च छिद्र से न्यूनतम बल से बाहर आया और न्यूनतम दूरी पर गिरा। ऑप्शन 2 विल बी द करेक्ट। आपने देखा होगा जो बांध होते हैं उनकी जो आप दीवार बनाते हैं वो नीचे से चौड़ी बनती है। चौड़ी क्यों बनाते हैं, उससे क्या होता है, जो प्रेशर है वो नीचे की तरफ बहुत ज़्यादा लगता है। क्लियर? तो यहाँ इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। सॉइल्स विथ स्लो परकोलेशन रेट रिटेन मोर मॉइस्चर। परकोलेशन रेट होता है आपका वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, ठीक है, कि पानी को कौन सी मिट्टी कितना ज़्यादा होल्ड करके रख पा रही है। अगर पानी मिट्टी में से जल्दी रिलीज हो जाएगा तो ट्रांसपिरेशन रेट जो है उसमें पानी वाटर लॉस जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे पूछा है कि जो मिट्टी
मंद परिस्रवण दर की मृदा में अधिक आर्द्रता होती है, यानी कि जो सॉइल्स बहुत स्लो पर लोकेशन रेट शो करती हैं उनमें जो मॉइस्चर है वो ज़्यादा होता है। अब आप एक चीज़ सोचिए, आर्द्रता ज़्यादा कब होगी? जब पानी जो है वो मिट्टी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे तो ये बात सही है कि जो सॉइल होती है अगर वो परकोलेशन रेट जो है उसको स्लो कर रही है, परकोलेशन रेट जितनी कम होगी उतना ज़्यादा जो है मॉइस्चर इंक्रीज होगा। क्लियर? ऐसे समझिए, अगर मान लीजिए किसी कपड़े में पानी भरा हुआ है तो वो तो बहुत ज़्यादा मॉइस्ट रहेगा ना, एज़ कम्पेयर टू दैट कपड़ा कि आपका जो पार्टिकल्स है वो बड़े हैं, वो जल्दी जल्दी इवेपोरेट हो रहा है। रूट्स ऑफ प्लांट्स ह्यूमस एंड ऑर्गेनिक मैटर इंक्रीज परकोलेशन रेट। जो रूट होती है प्लांट की, ह्यूमस और जो ऑर्गेनिक मैटर होता है, परकोलेशन रेट को इंक्रीज नहीं करते हैं, बल्कि ये क्या करते हैं, इसको डिक्रीज कर देते हैं। कैसे? परकोलेशन रेट मतलब पानी जल्दी से जल्दी उड़ जाना। तो जो रूट होगी प्लांट की वो तो पानी को जितना ज़्यादा एब्जॉर्ब करके रखेगी, अच्छा है। जो ह्यूमस है, ह्यूमस का तो काम ही यही होता है कि ट्रांसपिरेशन कम से कम हो। ऑर्गेनिक मैटर ऑल्सो डिक्रीजेज द परकोलेशन रेट। फास्ट परकोलेशन रेट हेल्प्स इन बेटर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय रूट्स नहीं। जब परकोलेशन जितना ज़्यादा होगा तो जो पानी रूट्स होती हैं, प्लांट की जो रूट्स होती हैं वो पानी को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी, ठीक है। सॉइल्स विच हैव लार्ज पार्टिकल साइज हैव स्लो परकोलेशन रेट। जिनके लार्ज पार्टिकल साइज होती है सॉइल्स की, उनका परकोलेशन रेट जो होता है वो हाई होता है। जैसे आपकी जो सैंडी सॉइल होती है, ठीक है, सैंडी सॉइल में क्या होता है, आपके जो सॉइल पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत बड़ी साइज़ के होते हैं, ऐसे बड़े बड़े साइज़ होती है पार्टिकल्स की। उस केस में जो परकोलेशन रेट होती है वो हमेशा हाई होगी। क्लियर? इसीलिए जो क्ले सॉइल होती है, क्ले सॉइल आपकी सबसे बेस्ट सॉइल होती है, क्योंकि इस पे जो पार्टिकल साइज होता है वो छोटा होता है, जिसकी वजह से वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो होती है क्ले की वो बहुत ज़्यादा होती है। तो यहाँ क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट, सॉरी ऑप्शन नंबर 1 विल बी द करेक्ट, कि जो स्लो परकोलेशन रेट होती है उससे ह्यूमिडिटी और मॉइस्चर जो है वो सॉइल के अंदर प्रेजेंट रहता है। परकोलेशन रेट का मतलब होता है कि पानी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बाहर तुरंत रिलीज हो जाए। जैसे जो सैंडी सॉइल जो होती है उसमें क्या होता है, आपका सॉइल पार्टिकल्स बहुत बड़े होते हैं, जिसकी वजह से वो वाटर को होल्ड करके नहीं रख पाते और पानी बहुत जल्दी इवेपोरेट हो जाता है। जबकि जो क्ले सॉइल होती है उसके पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं, चिकने भी होते हैं, जिसकी वजह से वो वाटर को बहुत ज़्यादा होल्ड करके रख सकते हैं और हमेशा वो मॉइस्ट रहती है। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज बेस्ट सुटेड टू मेक अ फ्यूज वायर। जो फ्यूज वायर होता है ना, ये आपका एक तो टिन से बनता है, ठीक है, और एक इसमें कंपोजिशन होता है लेड, ठीक है। ये टिन और लेड जो है उसका बनता है। फ्यूज वायर जो होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट हमेशा लो होना चाहिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए जो करंट फ्लो होता है वो 220 वोल्ट का होता है, ठीक है। अगर 220 वोल्ट से ज़्यादा अगर करंट फ्लो कर रहा है तो सर्किट जो है उसको बीच में ही ब्रेक करना जरूरी होता है, वरना क्या होगा, जितने भी इक्विपमेंट्स घर में होते हैं वो सब क्या होंगे, आपके शॉर्ट सर्किट से जल जाएंगे। आपने कई बार सुना होगा घरों में शॉर्ट सर्किट हो जाता है, वो होता क्यों है, जब इलेक्ट्रिक करंट जो है वो 220 वोल्ट से ज़्यादा फ्लो होने लगता है और जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 50 हर्ट्ज होती है। तो इससे ऊपर जब करंट फ्लो करने लगेगा तो उस केस में हमेशा शॉर्ट सर्किट होता है। तो हम घरों पे क्या करते हैं, फ्यूज़ वायर लगाते हैं। आजकल क्या यूज़ होती है, एमसीबी यूज़ होती हैं, जिसे हम मिनिएचर कर्व बोर्ड बोलते हैं। वो क्या करती है, नीचे ट्रिप हो जाती है। क्यों? क्योंकि जैसे ही करंट ज़्यादा फ्लो होने लगता है तो वो सर्किट को बीच में ब्रेक कर देती हैं। पहले फ्यूज़ वायर लगते थे जो टिन और लेड के बने हुए होते थे। मेल्टिंग पॉइंट जितना कम होगा ना, लेट सपोज अगर जो सर्किट है उसमें जो फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो हो रहा है वो एक लिमिटलेस मतलब लिमिट से ऊपर चला गया, तो उस कंडीशन में जो फ्यूज़ वायर है अगर उसका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा तो वो तुरंत टूट जाएगा। जैसे ही सर्किट ब्रेक होगा परिपथ टूटेगा और जैसे ही सर्किट ब्रेक होगा तो आगे करंट फ्लो नहीं कर पाएगा। अगर आप मेल्टिंग पॉइंट हाई कर देंगे तो वो ज़्यादा से ज़्यादा जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको बियर करेगा और घर में जो है आपका आग लग सकती है। रेजिस्टिविटी जो होती है उसकी क्या होनी चाहिए, हमेशा हाई होनी चाहिए, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट हमेशा लो होना चाहिए और जो रेजिस्टिविटी होती है वो हमेशा उसकी हाई होनी चाहिए। रेजिस्टिविटी क्या होती है, वो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को जो है बीच में इनिबिट करेगी, यानी कि बीच में हर्डल पैदा करेगी, जिससे इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्लो ना कर पाए, यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो फ्लो ना करे। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर 2। जो प्रतिरोधकता होती है, अगर रेजिस्टेंस का आपसे कोई फॉर्मूला पूछे ना, दिस इज रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A, और जब आप इसको खोलते हैं तो ये फॉर्मूला हो जाता है आपका रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो L अपॉन A। तो यहाँ पे जो पूछा है ना आपसे रेजिस्टिविटी, ये होती है आपकी प्रतिरोधकता,
ठीक है। और जो रेजिस्टिविटी होती है वो लेंथ पे डिपेंड करती है और ए एरिया पे डिपेंड करती है। क्लियर। तो फ्यूज वायर में मेल्टिंग पॉइंट हमेशा कम होना चाहिए और जो प्रतिरोधकता होती है वो हमेशा उच्च होनी चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। अब आपसे बोला है रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेज अबाउट ट्रांसपिरेशन इन प्लांट्स। ट्रांसपिरेशन होता है पानी जो है, वाटर जो होता है प्लांट्स में से वो इवेपोरेट होता है। मान लीजिए प्लांट की कोई स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये रूट है, यहाँ पे हम क्या करते हैं पानी डालते हैं मिट्टी में, रूट क्या करती है वाटर को एब्जॉर्ब करती है। जैसे रूट्स जो है वो वाटर को एब्जॉर्ब करेंगी तो उसमें कैपिलरी एक्शन होता है। कैपिलरी एक्शन में क्या होता है रूट जो है वाटर को सक करती है, ठीक है, तो उसमें सक्शन पुल लगता है। सक्शन पुल की वजह से पानी ऊपर जाएगा स्टेम में, स्टेम से पानी कहाँ जाता है लीफ में। जितना पानी प्लांट को रिक्वायर होता है उतना वो खाना बनाने के काम में ले लेते हैं, लेकिन जहाँ इनको पानी एक्सेस लगता है वो लीफ पे आपने कई बार ड्रॉप्स देखी होंगी पानी की, उसमें क्या होता है पानी इवेपोरेट होना चालू हो जाएगा। तो यहाँ पे बोला है ट्रांसपिरेशन क्रिएट सक्शन पुल विच कॉजेज वाटर टू रीच ग्रेट हाइट्स इन टॉल ट्रीज। बिल्कुल सही बात है कि जो वाष्पोत्सर्जन होता है वो सक्शन पुल क्रिएट करता है। रूट्स ने पानी को एब्जॉर्ब किया, पानी से स्टेम में गया, स्टेम से लीफ में गया, जितना पानी जरूरी है यूज में लिया, बाकी ट्रांसपिरेशन के थ्रू बाहर निकाल दिया। तो आप ऊपर तक पानी को लेके जा रहे हैं तो उसमें कौन सा फोर्स काम करता है सक्शन फोर्स। यहाँ से पानी रूट ने एब्जॉर्ब किया, सक किया पानी पूरा, ऊपर स्टेम में गया और कितना ऊपर ये पानी पहुंच गया। दूसरा होता है आपका बाष्पोत्सर्जन जो है वो पौधों में अनुकूलतम तापमान संतुलित करने में मदद करता है। जो ट्रांसपिरेशन है इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग ऑप्टिमम बॉडी टेम्परेचर इन प्लांट्स। जो ट्रांसपिरेशन होता है ना प्लांट्स में इट वर्क्स लाइक स्वेटिंग इन ह्यूमन एनिमल्स, ठीक है। जो ह्यूमंस होते हैं और जो एनिमल्स होते हैं उनमें क्या होता है बॉडी में स्वेटिंग होती है। तो जब आपकी बॉडी में स्वेटिंग होता है तो हम एक ऑप्टिमम बॉडी टेम्परेचर जो है उसको मेंटेन करके रखते हैं। अगर स्वेट हम बंद करना बंद कर दें तो हमारी बॉडी में क्या होगा 50 तरीके की बीमारियां स्टार्ट हो जाएंगी। सेम गोज विथ ट्रांसपिरेशन। जो एक्सेस चीज है उसको बॉडी से निकालना जरूरी है ना, जिससे बॉडी का टेम्परेचर जो है उसको मेंटेन किया जा सके। तो ये बात बिल्कुल सही है। जो ट्रांसपिरेशन होता है वो पानी के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है रूट्स के द्वारा, ये बात भी सही है। ट्रांसपिरेशन का मतलब क्या है कि रूट्स जो है वो पानी को एब्जॉर्ब करें। पहली प्रोसेस कहाँ से शुरू होती है रूट से। रूट में क्या होता है छोटे छोटे से रूट हेयर्स होते हैं, रूट कैप होती है। तो ये सारी चीजें जो हैं आपके वाटर एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है। बट द फर्स्ट स्टेप इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर डन बाय रूट्स, ठीक है। तो यहाँ पे तीनों ही जो है वो बिल्कुल सही है। ऑप्शन 4 विल बी करेक्ट। नेक्स्ट है इफ ए क्लॉक शोज 3:15 हाउ वुड इट अपीयर इन ए मिरर। यहाँ पे पूछा है कि कोई घड़ी है वो कितना दिखा रही है 3:15। मान लीजिए कोई घड़ी है, यहाँ पे कितना होता है 12, यहाँ होता है 3, यहाँ पे होता है 6, यहाँ पे होता है 9। ये बिल्कुल सही बात है। अब मान लीजिए कोई घड़ी है जो 3:15 दिखा रही है, ये आपका 3 बजा है यहाँ पे। अब ये जो सुई है 3:15 में क्या होगा, ये आपका 12 हो गया, ये 3 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया। जो छोटी वाली सुई है और जो बड़ी वाली सुई है वो बिल्कुल ऐसे आ जाएगी, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 3:15। अब आपसे पूछा है कि ये दर्पण जो है उसमें कैसा दिखेगा। तो दर्पण जो है उन्होंने यहाँ मेंशन नहीं किया है, इनको ये मेंशन करना चाहिए था प्लेन मिरर, ठीक है, कि जो प्लेन मिरर है उसमें ये इमेज कैसी दिखेगी। इसीलिए शायद सीटेट ने ये क्वेश्चन जो है वो आपका कंसीडर नहीं किया, क्योंकि इन्होंने दर्पण मेंशन नहीं किया था। जो प्लेन मिरर होता है उसमें आपने एक इमेज फॉर्मेशन पढ़ा होगा लेटरल इन्वर्जन, ठीक है। जो लेटरल इन्वर्जन होता है उसमें क्या होता है जो ऑब्जेक्ट आप मिरर के सामने रख रहे हैं उसकी जो इमेज बनेगी वो जस्ट रिवर्स होती है। आप एम्बुलेंस कभी देखिएगा, गाड़ी के ऊपर जो एम्बुलेंस लिखा रहता है जब आप उसको साइड से देखेंगे ना तो वो आपको उल्टा लिखा हुआ दिखाई देगा। आप कॉपी पेन यूज करते हैं, कॉपी पेन पे कोई भी नाम या कोई भी वर्ड लिखिएगा, जब आप उसको मिरर में देखेंगे ना वो आपको उल्टा दिखेगा। तो यहाँ पे जब ये 3:15 जो है, अब मान लीजिए ये आपने एक प्लेन मिरर लगाया, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं ये 12 हो गया, ये आपका 3 हो गया, ये 6, 9। तो यहाँ पे क्या होगा आपकी दोनों सुइयां आ गई, ठीक है, ये दोनों सुइयां आ गई। अब यहाँ पे मान लीजिए आपने क्या किया प्लेन मिरर लगा दिया, ठीक है। अब इस प्लेन मिरर में क्या होगा ये इमेज जस्ट उल्टी हो जाएगी, ठीक है। तो 3 के जस्ट सामने क्या है 9, तो आपको ये कैसा दिखाई देगा 9:15, ठीक है। सो द ऑप्शन 3 विल बी करेक्ट। बट सीटेट इसको सिर्फ शायद प्लेन मिरर जो है उसकी वजह से कंसीडर नहीं किया, वरना आंसर क्लियर था। क्या बजेंगे आपके 9:15, 9:15 नहीं करना है, 9:15 में तो अलग चीज हो जाएगी, ठीक है। यहाँ क्या होगा दोनों सुइयां जब इस पे आ जाएंगी ये दोनों सुई एज इट इज उठ के इधर दिखने लगेंगी। तो जब दोनों सुइयां इधर आएंगी तो ये क्या होगा आपका 9:15, एग्जैक्ट अपोजिट हो जाता है। मान लीजिए अगर 6 बज रहा होता, ठीक है, तो लेटरल इन्वर्जन में कैसा दिखाई देता 12 बजे का दिखाई देने लगता।
ठीक है, तो यहाँ क्या होगा आपका 73 में क्या होगा आपका 8:45। यहाँ पे पूछा है हेंस आर एंड व्हाट काइंड ऑफ फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन देम। जो मुर्गियाँ होती हैं ना हेंस, एक तो होते हैं आपके ओविपेरस। ओविपेरस वो होते हैं जो अंडे देते हैं, एक होता है विविपेरस। विविपेरस वो है जो बच्चे पैदा करते हैं, यानी कि बच्चे जन्म देते हैं। जो मुर्गियाँ होती है ना ये हमेशा कैसी होंगी, ओविपेरस। बोलते नहीं है मुर्गी के अंडे, तो ये क्या होता है हमेशा ओविपेरस होगी। तो सजीव प्रजक तो ये हो ही नहीं सकती, विविपेरस हो ही नहीं सकती। विविपेरस में कौन आते हैं आपके, मैमल्स। ठीक है, ये होते हैं विविपेरस। अगर आपसे बात करें कि जो हैन होती है उसका जो फर्टिलाइजेशन है वो कैसा होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, एक्सटर्नल होता है, कैसा होता है। जो हैंस होती है ना इनका जो फर्टिलाइजेशन होता है वो हमेशा इंटरनल होता है। क्लियर। जो आपकी लिजर्ड होती है उसका फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है। जो फ्रॉग होता है इसमें जो फर्टिलाइजेशन होता है वो आपका एक्सटर्नल होता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है जिसमें स्पर्म जो है और जो एग है वो बॉडी के अंदर प्रोसेस होके आपका 2n यानी कि जाइगोट बनाती है। क्लियर। दिस इज योर इंटरनल फर्टिलाइजेशन। और बाहर जो होता है उसमें क्या करते हैं, एग जो है उसको पानी में रिलीज कर दिया जाता है और स्पर्म जो है और एग आपस में इंटरेक्ट करते हैं। जो फ्रॉग होता है उसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, और जो आपकी फिश होती है फिश के अंदर भी आपका एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। क्लियर। तो यहाँ इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर 1। द टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम डजंट डिपेंड ऑन। पहली बात तो आपको पेंडुलम पता होना चाहिए कैसा होता है। ठीक है, जो सरल लोलक होता है इसकी जो कालावधि होती है वो किस पे डिपेंड नहीं करती है, इसकी लेंथ पे कालावधि हमेशा डिपेंड करेगी। ठीक है, लंबाई जितनी ज़्यादा होगी लोलक के मूवमेंट में उतना ज़्यादा टाइम लगेगा। तो लेंथ ऑफ द पेंडुलम इस पे बिल्कुल डिपेंड करता है। ठीक है, मास ऑफ वो, मास ऑफ द वो पे ये डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, ये किस चीज़ का बना हुआ है इस पे ये कभी भी डिपेंड नहीं करेगा। आप उसको कितना भी भारी बना दीजिए, कितना भी हल्का बना दीजिए, इस चीज़ पे कभी भी ये चीज़ डिपेंडेंट नहीं होती है। तो मास ऑफ द वॉब इसका कभी भी सही आंसर नहीं होगा। मटेरियल ऑफ द वॉब नहीं, ये किसका बना है डजेंट मैटर। प्लास्टिक का बनाओ, लोहे का बनाओ, एल्यूमिनियम का बनाओ, सिल्वर का बनाओ, डजेंट मैटर। डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सट्रीम पोजीशन इस पे डिपेंड कर सकता है, लेकिन यहाँ पे पूछा है डजंट डिपेंड। तो यहाँ क्या होगा, मास ऑफ द वॉब एंड मटेरियल ऑफ द वॉब। ठीक है, अब मान लीजिए जैसे ये पेंडुलम की लेंथ ज़्यादा है, अगर मैं इस धागे को थोड़ा छोटा कर दूं और यहाँ तक इसको ले जाऊं तो पेंडुलम की जो मूवमेंट है, जो टाइम टेकिंग प्रोसेस है वो थोड़ी कम हो जाएगी। पेंडुलम जो होता है ना इसमें एक चीज़ याद रखिएगा, जब ये मूव करता है, पेंडुलम जब मूव करता है तो इस पोजीशन में जब ये होता है तो यहाँ पे इसकी काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है। और सीटेट ये क्वेश्चन आपसे पूछता है, पेंडुलम को जब आप यहाँ से यहाँ तक खिसका के लेके जाते हैं तो ये वहाँ पे आपकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो सबसे ज़्यादा होती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अपने रेस्ट कंडीशन में होता है और ये इसकी सबसे ज़्यादा तनावपूर्ण खिंचाव वाली स्थिति होती है। ये यहाँ से यहाँ तक गया, यहाँ से ये वापस आया, फिर वापस ये यहाँ तक जाएगा, यहाँ पे भी इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो सबसे ज़्यादा होती है। यहाँ से पेंडुलम फिर वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आता है। ये पूरी जो प्रोसेस होती है इसको हम बोलते हैं इसका वन ऑसिलेशन। ठीक है, अगर आपसे कभी भी पेंडुलम से रिलेटेड क्वेश्चन आए और ऑसिलेशन पूछे तो उसका एक ऑसिलेशन हमेशा इस तरीके से होता है, ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा और फिर ऐसे। दिस इज कॉल्ड ए कंप्लीट ऑसिलेशन। तो यहाँ पे क्या होगा, जो पेंडुलम होता है वो लोलक की लंबाई पे डिपेंड करता है। टाइम पीरियड जो होता है एक सिंपल पेंडुलम का, वो लोलक की लंबाई कितनी है, मतलब कितना ज़्यादा दूरी है इस स्टैंड के बीच में और इस पेंडुलम के बीच में। द्रव्यमान पर डिपेंड नहीं करता है, ना ही गोलक के पदार्थ पर। लोलक की लंबाई पे करेगा। दो दूरतम स्थितियों में दूरी पे डिपेंड करता है कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है। द्रव्यमान और गोलक के पदार्थ पर डिपेंड नहीं करेगा, गोलक के आकार पर डिपेंड करता है। ठीक है, राउंड है कैसा है उस पर भी ये डिपेंडेंट होता है। तो यहाँ पे क्या होगा आपका, ऑप्शन 3 विल बी करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज मोस्ट क्रूशियल रोल इन डिजास्टर मैनेजमेंट ऑफ साइक्लोन। जो साइक्लोन होते हैं ना उसमें ये एक डिजास्टर नेचुरल वो है, नेचुरल डिजास्टर। तो चक्रवातों का जो महाविपदा प्रबंधन है उसमें कौन अहम भूमिका निभाता है। इवैक्यूएशन ऑफ पीपल इफेक्टिव है बट इट्स नॉट मोर इफेक्टिव। मॉनिटरिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज वो तो करते ही हैं हम। हेल्पिंग पीपल टू बिल्ड हाउसेज ये कैसे हो सकता है। अर्ली एंड इफेक्टिव फोरकास्ट सिस्टम। अगर आपको पहले से ही फोरकास्ट के बारे में पता चल जाए, ठीक है, जो बंगाल की खाड़ी होती है उसमें क्या होता है एकदम से प्रेशर क्रिएट होता है, और बंगाल की खाड़ी में प्रेशर क्रिएट होने की वजह से वहाँ पे क्या होता है बहुत ज़्यादा आपके साइक्लोन्स आते हैं। तो उस कंडीशन में क्या है, अगर फोरकास्ट रिपोर्ट अगर पहले से ही आके आपको मतलब
आ जाए रिपोर्ट, और पहले से ही अगर आप इंफॉर्मेटिव हैं कि यहाँ पे साइक्लोन आने वाला है, तो हम क्या करते हैं, लोगों को बाहर निकालना चालू कर देते हैं। हम रिसोर्स जो है उसके डिस्ट्रीब्यूशन को मॉनिटर करना चालू कर देते हैं कि कहाँ किसी चीज़ की कहाँ पे कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। मैनेजमेंट एक प्रॉपर होता है और चीज़ें अपने कंट्रोल में आने लगती है। ठीक है, तो दिस इज़ द मोस्ट क्रूशियल रोल इन डिजास्टर मैनेजमेंट ऑफ साइक्लोन। जो साइक्लोन होता है उसमें बहुत तेज हवाएं चलती हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो सेंटर में प्रेशर होता है वो कम होता है। द डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड आगरा इज़ 180 किलोमीटर। ये आपका दिल्ली है और ये आपका आगरा है। बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 180 किलोमीटर। सीता ट्रेवल्स इन ए कार फ्रॉम दिल्ली टू आगरा एंड इट टेक्स हर 5 आवर्स टू रीच आगरा। जब वो दिल्ली से चलना चालू करती है और आगरा पहुंचती है तो वो कितना घंटे लेती है, 5 आवर्स लेती है। ठीक है, जब वो 5 घंटे जाने में ले रही है, अब यहाँ पे पूछा है जब वो वापस आ रही है, इफ़ द स्पीड ऑफ द कार इज 60 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, जाते वक्त तो आपको टाइम बताया है कि जाने में तो उसको 5 घंटे लगे, मतलब जब सीता दिल्ली से आगरा गई तो उसको 5 घंटे लगे, लेकिन डिस्टेंस तो सेम रहेगी ना, 180 किलोमीटर। अब आते वक्त उन्होंने डिस्टेंस नहीं बताई है, मतलब टाइम नहीं बताया कि कितना टाइम लगा, बल्कि यहाँ पे क्या दिया है, स्पीड दी है कि 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो आ रही है। तो डिस्टेंस कितनी रहेगी, 180 तो रहेगी कि डिस्टेंस कम हो जाएगी। अगर मैं 180 को इस स्पीड से डिवाइड कर दूं, ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 3 आवर। तो यहाँ पे ये कितने घंटे में पहुंच रही है, 3 घंटे में। अब एक चीज़ देखिएगा, जाने में लग रहे हैं उसको 5 घंटे, आने में लग रहे हैं उसको 3 घंटे। समझ में आ रहा है ना। आई रिपीट, जो दिल्ली और आगरा के बीच की डिस्टेंस है वो कितनी है, 180। वन वे रूट है, सीता ने ट्रेवल किया कार से दिल्ली से आगरा। ठीक है, जब दिल्ली टू आगरा गई तो उसको 5 घंटे लगे। ठीक है, आते वक्त आपको बताया नहीं है कि उसको कितना टाइम लगा, लेकिन उसकी स्पीड मेंशन है कि गाड़ी 60 किलोमीटर पर आवर से चली है। तो आते वक्त क्या होगा, डिस्टेंस तो सेम रहेगी ना 180। अगर मैं इस स्पीड को इससे डिवाइड कर दूं तो ये हो जाएगा आपका 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, 3 घंटे उसको आने में लगे। जाने में लग रहे थे 5 घंटे, आने में लग रहे हैं 3 घंटे, तो टोटल आवर्स कितना हुआ इसका, 8 आवर्स। ठीक है, मतलब जाना आने में उसको टोटल 8 घंटे लगे। ठीक है, अब ये जो 8 घंटे हैं, डिस्टेंस कितनी है, 180 जाते वक्त थी और 180 आते वक्त थी, तो ये कितना हो जाएगा आपका टोटल डिस्टेंस 360। टोटल टाइम कितना है, 8 घंटे। और यहाँ पे पूछा क्या है, एवरेज स्पीड ऑफ द कार फॉर दिस जर्नी। ये आपको निकालना है स्पीड, यानी कि जो चाल होती है वो होता है आपका दूरी बटे समय। ठीक है, तो दूरी कितनी है, टोटल दूरी कितनी होगी आपकी, 180 जाने की और 180 आने की, तो ये कितना हुआ 360। टोटल आपका टाइम कितना है, 5 घंटे जाने का और 3 घंटे आने का, कितना हो जाएगा 8। जब आप इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा आपका 47 किलोमीटर। ठीक है, 360 डिवाइडेड बाय करके, सॉरी 45 आएगा, 47 है, ये आएगा आपका 45। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 आवर्स एंड 45 किलोमीटर पर आवर। आई जस्ट होप कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ है। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट हो इस क्वेश्चन में या फिर लगे कि दोबारा समझने की ज़रूरत है तो आप कमेंट में ड्रॉप कर सकते हैं। मैं वापस बता देती हूँ वैसे एक बार कि दिल्ली से आगरा के बीच की दूरी 180 किलोमीटर है। ये वन वे डिस्टेंस है, जब कोई जा रहा है तो आने में भी तो इतनी दूरी रहेगी, तो ये टोटल आ जाएगा आपका 360। ठीक है, अब यहाँ पे बोला है कि दिल्ली से आगरा जब वो जा रही है तो उसको 5 घंटे लग रहे हैं। ये तो जाते वक्त की डिस्टेंस है, मतलब टाइम लगा है। आते वक्त गाड़ी 60 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से चल रही है, तो इसको अगर मैं इससे डिवाइड कर दूं तो ये कितना आ जाएगा 3 घंटे। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, 5 घंटे और 3 घंटे 8 घंटे। अब यहाँ पे पूछा है कि पूरी यात्रा में समय कितना लगा, तो 8 घंटे आ गया। लेकिन इस यात्रा के दौरान कार की औसत गति, स्पीड पूछी है, और चाल जो होती है वो कितना होता है, औसत दूरी बटे औसत समय। समय कितना है 8, दूरी कितनी है 360। तो इसको जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 45 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ से आपसे पूछा है द शेप ऑफ रेड ब्लड सेल्स हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ गैसेज बाय प्रोवाइडिंग लार्ज सरफेस एरिया। जो आरबीसी होती है वो गैस के एक्सचेंज में हेल्प करती हैं ज़्यादा सरफेस एरिया प्रोवाइड करके। तो जो आरबीसी की शेप है वो कैसी होती है, लॉन्ग होती है, थिन होती है, फ्लैट होती है, डिस्क शेप्ड होती है और ब्रांच्ड होती है। लॉन्ग और थिन और ब्रांच्ड जो होती है ये हमेशा आपकी नर्व सेल होती है। ठीक है, नर्व सेल जो है वो ह्यूमन बॉडी की सबसे बड़ी सेल होती है। इसकी स्ट्रक्चर जो होती है वो कुछ इस टाइप की होती है। ठीक है, इसमें न्यूरॉन्स होते हैं, यहाँ पे ये होता है आपका डेंड्राइट्स, ये होता है आपका माइलिन शीथ और ये होता है आपका एक्सॉन। ठीक है, आई थिंक ये एक्सॉन होता है, सॉरी, और ये होता है आपका डेंड्राइट्स। क्लियर।
फ्लैट जो सेल होती है आपकी, फ्लैट सेल हमेशा आपकी स्किन सेल होती है, जो आपकी खाल होती है ऊपर की, दिस इज कॉल्ड फ्लैट सेल। जो डिस्क शेप्ड सेल होती है, दिस इज योर आरबीसी। जो आरबीसी होगी वो हमेशा आपकी डिस्क शेप्ड सेल होती है, ठीक है। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। हिंदी में देख लीजिए, लाल रक्त कोशिकाओं का जो आकार है वो बृहद पृष्ठ क्षेत्रफल प्रदान कर गैस के विनिमय में मदद करता है। आरबीसी का आकार चक्र के आकार का होता है। लंबा, पतला और शाखित नर्व सेल होती है, चपटा स्किन सेल होती है। विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू इफ एक्स एंड वाई आर एलिमेंट्स एंड कंबाइंड टू फॉर्म ए कंपाउंड जेड। यहाँ पे पूछा है कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं होगा अगर एक्स और वाई एलिमेंट जो है वो मिलके क्या बनाते हैं, जेड कंपाउंड। मतलब दो तत्व हैं, एक एक्स तत्व है, एक वाई तत्व है, इन्होंने मिलके क्या बनाया है, जेड एक यौगिक बनाया है, ठीक है। पहले तो आपको तत्व और यौगिक के बारे में पता होना चाहिए। जो एलिमेंट्स होते हैं ना वो सिंगल एटम से बना हुआ होता है, जैसे O2 हो गया, N2 हो गया, H2 हो गया, ये क्या है आपके सिंगल एटम से बने हुए एलिमेंट्स होते हैं। O2 में सिर्फ ऑक्सीजन है, यहाँ नाइट्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है। अब क्या बनाया है उन्होंने, कंपाउंड। जो यौगिक होता है ना, इसमें दो एलिमेंट जब कंबाइन होते हैं तो क्या बनता है आपका कंपाउंड। इसका जो फॉर्मूला होता है, जैसे H2O हो गया, CO2 हो गया, NO2 हो गया, तो यहाँ पे क्या होता है आपका, एक तो इनका रेशो फिक्स रहेगा। जैसे H2O है तो इसमें हाइड्रोजन के हमेशा 2 मॉलिक्यूल रहेंगे और ऑक्सीजन का एक एलिमेंट रहेगा। CO2 की बात करें तो कार्बन का एक एलिमेंट रहेगा और ऑक्सीजन के 2 एलिमेंट रहेंगे। NO2 की बात करें तो N एक रहेगा और ऑक्सीजन 2 रहेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, एटम्स ऑफ एक्स एंड वाई आर सेम। ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब एक्स और वाई अगर सेम होते तो जेड यहाँ पे कॉम्पोनेंट बनता ही नहीं, कंपाउंड बनता ही नहीं। तो ये यहाँ पे क्या है, गलत है। और आपसे पूछा क्या है, कौन सा सही नहीं है। एटम्स ऑफ एक्स एंड वाई आर प्रेजेंट इन जेड, हो सकता है कि एक्स की भी प्रॉपर्टी और वाई की भी प्रॉपर्टी जेड में प्रेजेंट हो, क्योंकि रिएक्शन करके बना तो वही रहे ना। लेकिन एक्स और वाई जो है वो सेम है, अगर ये दोनों सेम होते तो जेड यहाँ पे यौगिक बनता ही नहीं, फिर क्या बनता आपका एलिमेंट। अगर O प्लस O रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, O2, लेकिन C प्लस O2 जब रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, CO2। एटम्स ऑफ एक्स वाई एंड जेड आर डिफरेंट, बिल्कुल सही बात है, ये भी अलग है, ये भी अलग और ये भी अलग है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एटम्स इन जेड इज डिफरेंट फ्रॉम बोथ एक्स एंड वाई, इसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है, एटम्स का, वो एक्स और वाई से अलग होगा, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर 1 इज इनकरेक्ट। सीमा टेक्स 4 टेस्ट ट्यूब एंड लेवल्स देम A, B, C, D. She puts an iron nail in each of the test tube and puts the following. उसने 3-4 टेस्ट ट्यूब ली, A, B, C और D, ठीक है। इसमें उसने क्या किया, एक आयरन नील जो है उसको डाल दिया। पहले में है ऑयल, दूसरे में क्या है, सोडा लाइम, तीसरे में क्या है, हॉट वाटर, और चौथे में क्या है, टैप वाटर। अब यहाँ से पूछा है, शी क्लोज ऑल द टेस्ट ट्यूब एंड राइट ऑब्जर्वेशन आफ्टर फ्यू डेज। आयरन नेल डाल के उसने क्या किया, इन चारों टेस्ट ट्यूब को बंद करके रख दिया और कुछ दिन बाद कुछ ऑब्जर्वेशन जो है उसको उसने नोटिस किया। तो यहाँ पे जो उसने ऑब्जर्वेशन देखे हैं तो वो उसमें से पूछ रही है कि कौन सा सही या कौन सा गलत है। जो टेस्ट ट्यूब A और C थी, जिसमें ऑयल था और हॉट वाटर था, तो आयरन नेल जो है वो रस्ट हो जाती है, जबकि B और D में आयरन नेल जो है वो रस्ट नहीं होती, ये गलत है। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि रस्टिंग ऑफ आयरन होता क्या है। लोहे पे जंग लगना क्या है, जहाँ पे आयरन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और वाटर की प्रेजेंस में आता है, तो ये एक नया कंपाउंड बनाता है जिसे हम बोलते हैं Fe2O3, ये होता है आपका फेरिक ऑक्साइड। अब यहाँ पे क्या है, जो ऑयल होता है, ऑयल में कभी भी ऑक्सीजन नहीं होती, ठीक है। तभी तो मच्छर को मारने के लिए हम ऊपर ऑयल डाल देते हैं, जिससे क्या होता है, ऑक्सीजन की सप्लाई रुक जाती है। तो ऑयल में कभी भी रस्टिंग ऑफ आयरन पॉसिबल ही नहीं है। अब अगर मैं बात करूँ सोडा लाइम, सोडा लाइम क्या होता है आपका, जहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है ये आपका किसके साथ रिएक्ट करेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो ये क्या बना देता है आपका, सोडा लाइम जो है उसको फॉर्म करता है, ठीक है। यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो ये क्या बनाता है, CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, जिसे हम स्लेक्ड लाइम बोलते हैं। इसके अंदर कोई भी ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होती और रस्टिंग ऑफ आयरन के लिए वाटर और ऑक्सीजन की प्रेजेंस होना जरूरी है, तो यहाँ पे भी रस्टिंग ऑफ आयरन नहीं हो सकती। अगर मैं हॉट वाटर की बात करूँ तो हॉट वाटर में क्या होता है, जो आयंस होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं और यहाँ पे भी ऑक्सीजन जो है वो प्रेजेंट नहीं होता। लेकिन जो टैप वाटर होता है इसके अंदर मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, इसमें ऑक्सीजन भी होती है और वाटर में तो H2 मॉलिक्यूल होगा ही। तो यहाँ पे क्या होगा, A और C, यानी कि ऑयल और हॉट वाटर में आयरन रस्टिंग होगी, गलत हो गया। A और B में आयरन नील रस्ट होगा, तो इन दोनों में ही ऑक्सीजन नहीं है, तो ये भी क्या होगा, यहाँ पे गलत हो गया।
जो टेस्ट ट्यूब डी है उसमें आयरन रिल रस्ट होता है जबकि ए बी सी में नहीं होता है। ये बात बिल्कुल सही है कि जो टेस्ट ट्यूब डी होगी उसमें आयरन रिल रस्ट नहीं होता है, रस्ट होता है, जबकि ए बी सी में आयरन नील रस्ट नहीं होता। सो द ऑप्शन 3 विल बी करेक्ट। टेस्ट ट्यूब सी जो है उसमें आयरन नील रस्ट होता है जबकि ए बी और डी में आयरन नील रस्ट नहीं होता। ये चीज़ क्या है यहाँ पे गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग नेचर ऑफ साइंस। साइंस का जो नेचर है उसके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। ठीक है, साइंस प्रमोट्स सेप्टिसिज्म, बिल्कुल सही बात है। जो साइंस है वो संदेहवाद को बढ़ावा देती है, ये इसका एक प्रॉपर्टी होती है, इसको नेगेटिव नहीं लेना है। साइंस जो है वो हमेशा संदेहवाद को बढ़ावा देती है। कोई भी चीज़ अगर हो रही है तो आपके मन में डाउट होगा ये हो रहा है तो ऐसा हो क्यों रहा है। साइंस इज ऑलवेज ऑब्जेक्टिव, साइंस जो है वो कभी भी ऑब्जेक्टिव नहीं होती, साइंस इज ऑलवेज टेंटेटिव। साइंस इज इंटरडिसिप्लिनरी, बिल्कुल सही है। साइंस जो है वो इंटरडिसिप्लिनरी होती है कि मतलब साइंस जो है उसके अंदर आप क्या करते हैं, चीज़ों को इंटर रिलेट करके पढ़ते हैं। अंत ईवीएस जो है उसके अंदर आप साइंस को इंक्लूड करके ही पढ़ते हैं ना। साइंस इज सेम अक्रॉस ऑल कल्चर, नहीं, साइंस सभी कल्चर में सेम नहीं होता है। साइंस जो है हर कल्चर में आपका अलग अलग हो जाएगा। अगर हर कल्चर में सेम होता तो हमको बॉटनिकल नेम रखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, जूलॉजिकल नेम रखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। हम एक पेड़ को इंडिया में किसी और नाम से बुलाते हैं और अदर कंट्रीज़ में उसको किसी और नाम से जाना जाता है। तो साइंस जो है वो सेम नहीं है। यहाँ जो करेक्ट आंसर होगा आपका दैट इज ऑप्शन नंबर ए एंड सी। तो 4 जो है वो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। आपका क्वेश्चन नंबर 4 सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82। नेव कंसेप्शन विच चिल्ड्रन हैव अबाउट वेरियस साइंस कॉन्सेप्ट एंड फिनोमिनन। पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि नेव कंसेप्शन क्या होता है। बच्चा ना कुछ थ्योरीज अपने दिमाग में खुद ही बना लेता है, मतलब उसका रियलिटी या लॉजिक से कोई लेना देना नहीं होता, बट वो खुद की थ्योरीज खुद ही बना लेता है। तो ऐसे केस में जो साइंस के कॉन्सेप्ट है और जो फिनोमेना है उस केस में आप क्या करोगे, बच्चे को इग्नोर कर दोगे कि ये इरिवेलेंट है? नहीं, बच्चा अगर आपसे उस टाइम कुछ पूछ रहा है तो आपकी ये मोरल ड्यूटी हो गया है कि आप बच्चे को एक्सप्लेन कीजिए। शुड बी रिप्लेस्ड बाय टेलिंग द करेक्ट आंसर। इसमें क्या होगा, बच्चे के कॉन्सेप्ट्स आप क्लियर नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आप फटाफट से बच्चे को सही आंसर बता दे के उसको चुप करा के बिठा दे रहे हैं। शुड बी चैलेंज बाय काउंटर एविडेंस। उसको चैलेंज नहीं करना है कि आप वो कुछ पूछ रहा है आप उसका काउंटर रिप्लाई कर रहे हैं और दोनों लड़ रहे हैं, वो चीज़ नहीं करनी है। शुड बी यूज फॉर ग्रेडिंग फॉर करेक्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट। बिल्कुल सही बात है कि बच्चा जो है उसकी सही संप्रत्यय की जो समझ है, ठीक है, संप्रत्यय की जो सही समझ है उसके लिए आकलन के संप्रत्यय की सही समझ के लिए आकलन के लिए उपयोग करना चाहिए। नहीं, बच्चे की जो नेव थ्योरी है उसको आप असेसमेंट के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं। लेकिन हाँ, ये बिल्कुल सही है कि उन्हें विरुद्ध प्रमाण द्वारा चुनौती देनी चाहिए। सॉरी, थोड़ा सा पढ़ने में मिस्टेक हो गया। आप क्या कर सकते हैं, बच्चे को काउंटर एविडेंस दीजिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए बच्चा सेल मेम्ब्रेन को लेके कहीं ना कहीं कंफ्यूज है, उसको वो चीज़ क्लियर नहीं हो पा रही है। या फिर मान लीजिए सीडीपी में ही बात करते हैं, बच्चा नेचर ऑफ साइंस जो है उस टॉपिक को अच्छे से नहीं समझ पा रहा है और बच्चे ने कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जो उसको लेके उसने अपने दिमाग में नेव थ्योरी बना ली। अभी थोड़ी देर पहले हमने क्वेश्चन देखा था जिसमें ये लिखा हुआ था कि विज्ञान जो है वो संदेहवाद को बढ़ावा देता है। मान लीजिए वो इस चीज़ को लेके अपने दिमाग में कोई थ्योरी बिठा ले, तो उस केस में आप क्या करेंगे? तो उस केस में हमें क्या करना है, काउंटर एविडेंस के थ्रू बच्चे की जो नेव थ्योरी है उसको चैलेंज करना है। अगर वो बोल रहा है कि विज्ञान संदेहवाद को कैसे बढ़ावा देता है, तो आपको कुछ ऐसा उसके सामने बोलना होगा जिससे वो अपनी थ्योरी को वहाँ पे चेंज कर सके और उसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सके। सो द ऑप्शन 3 इज करेक्ट। प्रेजेंटिंग नॉन एग्जाम्पल्स ऑफ कॉन्सेप्ट इन साइंस। अगर आप गैर उदाहरण जो है उसको प्रस्तुत करते हैं तो वो संप्रत्यय की समझ को प्रोत्साहित करता है, संप्रत्यय की कमियों की ओर अग्रसित रहता है, भ्रम पैदा करता है, विधिवत ज्ञान को बढ़ावा देता है। तो यहाँ पे क्या होता है, मान लीजिए आपने कोई टॉपिक पढ़ाना है और आप उससे हटके कुछ नॉन एग्जाम्पल दे रहे हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको गैलेक्सी पढ़ाना है, जो सौर मंडल होता है उसके बारे में आपको पढ़ाना है। ठीक है, तो उसको पढ़ाने के लिए आप किसी और चीज़ से उसको कंपेयर कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो एटॉमिक थ्योरी है उससे मान लीजिए आप इसको कंपेयर कर रहे हैं। आपने बता दिया कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इसके प्लैनेट्स होते हैं और जो सेंटर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है वो आपका सन होता है। तो आपने क्या किया, एक एग्जाम्पल को दूसरे एग्जाम्पल मतलब बिल्कुल ही अलग कॉन्सेप्ट से उसको समझाने की कोशिश की। आपने क्या किया, गैर उदाहरण प्रस्तुत किया। तो उसमें कॉन्सेप्ट जो है उसकी समझ को प्रोत्साहित किया जाता है। ठीक है, संप्रत्यय की कमी की ओर अग्रसित नहीं हुआ जाता। यहाँ पे ऑप्शन 1 जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट पोर्ट्रेज ए कंस्ट्रक्टिविस्ट साइंस क्लासरूम। कौन सा स्टेटमेंट जो है वो एक रचनावाद साइंस जो रूम है उसको प्रमोट करता है। द रोल ऑफ डायलॉग इज गिवन अटेंशन, स्टूडेंट्स मल्टीपल पर्सपेक्टिव आर एक्नॉलेज्ड, connection between science and other subject areas is highlighted, objectivity in response is given importance, assessment focus on correct and scientific responses। तो यहाँ पे आपसे बोला है कि जो कथन है, कौन सा कथन जो है वो एक रचनात्मक विज्ञान कक्षा कक्ष को निरूपित करता है। संवाद की भूमिका पर ध्यान दिया जाता है, बच्चा कितना ज़्यादा इंटरेक्ट कर रहा है क्लास में। कंस्ट्रक्टिविट अप्रोच होती क्या है, जहाँ पे बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण खुद करे, ठीक है। जब बच्चा कोई चीज़ खुद करके सीखता है तो दैट इज कॉल्ड योर कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच। तो यहाँ पे क्या होगा, संवाद की भूमिका पर ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि बच्चा जितना ज़्यादा अटेंटिव होगा वो उतना ज़्यादा क्वेश्चंस को पूछेगा। दूसरा है विद्यार्थियों के बहुल परिप्रेक्ष्य जो हैं उनको संज्ञान में लिया जाता है, बिल्कुल सही बात है। बच्चे के जो आपके ओपिनियन है, बच्चे का जो पर्सपेक्टिव है उसको भी हम एक्नॉलेज करते हैं कि आखिर बच्चा कहना क्या चाह रहा है। विज्ञान और अन्य विषय के क्षेत्र में संबंध पर विशेष बल दिया जाता है। जो साइंस होती है इसको हम दूसरे सब्जेक्ट से कैसे रिलेट करके पढ़ सकते हैं उस चीज़ को हम क्लास में इंपॉर्टेंस देते हैं। उत्तरों में वस्तुनिष्ठता को महत्व दिया जाता है नहीं, इसमें कभी भी क्रिएटिविटी नहीं होती। जो वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन होते हैं उनका आंसर हमेशा फिक्स होता है, उसमें कोई क्रिएटिविटी नहीं है, उसमें रोट मेमोराइजेशन होता है, बच्चा रट के आंसर दे देगा। मूल्यांकन सही और वैज्ञानिक उत्तरों पर केंद्रित होता है नहीं, मूल्यांकन जो है वो आप इस तरीके से कीजिए कि हर बच्चे की नीड को ध्यान में रखा जा सके। तो यहाँ पे ABC जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। An inclusive science classroom is characterized by standard assessment, individual instruction plan, uniform curriculum and instruction by special educator। जो इंक्लूसिव साइंस क्लासरूम होती है उसमें हर बच्चा जो होता है उसको एक ही प्लेटफॉर्म पे बिठा के और एक जैसी क्लासरूम में एक साथ इंक्लूड करके एजुकेशन दी जाती है। मानकीकृत मूल्यांकन कभी भी समावेशी शिक्षा का भाग नहीं होता। जो स्टैंडर्ड इवैल्यूएशन होता है उसमें क्या करते हैं, हम एक जैसा रूल सबके लिए फॉलो करते हैं। इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन प्लान बिल्कुल सही बात है, इसमें हम टेलर मेथड यूज़ करते हैं। इसमें क्या होता है, हर बच्चे की जो नीड होती है उसको ध्यान में रख के हम इंडिविजुअल लोगों को इंस्ट्रक्शन देते हैं। एक रूप पाठ्यचर्या और निर्देश गलत है, जहाँ पे यूनिफॉर्म करिकुलम जो समावेशी शिक्षा होती है उसमें जो करिकुलम होता है ना दैट शुड ऑलवेज बी वेरी फ्लेक्सिबल, कि हर बच्चा अपने आप को कंफर्टेबल फील करे। विशिष्ट शिक्षकों द्वारा निर्देश ये भी गलत है, तो यहाँ पे क्या होगा, वैयक्तिक निर्देश योजना, इंडिविजुअलाइज इंस्ट्रक्शन प्लान। A student suspends a bar magnet by a thread and writes the following statements in a copy. The bar magnet comes to rest in such position that one end points in north and the other in the south direction. A freely suspended magnet aligns in north and south direction. पहली बात तो जो मैग्नेट होती है, ठीक है, अगर आपने उसको धागे से बांधा, ये मैग्नेट है, जब आप इसको छोड़ देंगे बिल्कुल फ्री स्टेट में जब ये होती है तो इसके जो दो पोल्स होते हैं वो क्या हो गया आपका, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो जो मैग्नेट होती है ना वो हमेशा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में लटकी हुई रहेगी जब भी आप चुंबक को बिल्कुल फ्री छोड़ देंगे। ये चीज़ उसने कैसे नोटिस की, जो बार मैग्नेट है जब भी रेस्ट पे आती है, यानी कि जब वो स्थिर अवस्था में होती है तो इस पोजीशन में एक एंड जो होता है वो तो नॉर्थ होता है और जो दूसरा एंड होता है वो साउथ डायरेक्शन में होता है। एक एंड क्या हुआ, नॉर्थ, और एक एंड क्या हुआ, साउथ। दिस इज नॉर्थ एंड दिस इज साउथ। और फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट अलाइज इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। फ्री हैंडेड जो मतलब किसी भी चुंबक को जब आप धागे से फ्री स्टेट में लटका के छोड़ देते हैं तो वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रहती है। तो यहाँ पे क्या होगा, S1 क्या है आपका, ऑब्जर्वेशन है, और S2 क्या है आपका, इन्फेरेंस है। मतलब पहले आपने कोई चीज़ ऑब्जर्व की है और उसके बाद आपने उसका निष्कर्ष निकाला है। जब चुंबक को आपने रेस्ट पोजीशन में छोड़ दिया था तो एक नॉर्थ पॉइंट था, एक साउथ पॉइंट था, ये क्या है, इस चीज़ का ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। और ये क्या है, इस चीज़ का निष्कर्ष है कि जो मैग्नेट होती है वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन करती है। क्लियर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डाइवर्जेंट क्वेश्चन। जो डाइवर्जेंट क्वेश्चन होता है, अपसारित प्रश्न, वो क्या है। वाई इज वेनस कॉल्ड एन इवनिंग स्टार। जो शुक्र है उसको संध्या तारा क्यों कहते हैं, मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार क्यों कहते हैं, क्योंकि वो सनराइज जैसे दिखता है और जैसे सूरज ढलता है ऐसे ही वो दिखता है। चंद्रग्रहण पूर्णिमा के दिन क्यों होता है। क्या होगा यदि चंद्रमा के घूर्णन और परिक्रमण की अवधि एक समान ना हो। बुध सबसे ज़्यादा गर्म क्यों है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा ना, अगर आपको अपसारित प्रश्न पूछना है तो क्या होगा और कैसे होगा वाले जो क्वेश्चन होते हैं, इन क्वेश्चन के आंसर जो है वो बच्चा फ्री हैंडेड होके लिखता है। अगर आप ये क्वेश्चन क्लास में पूछेंगे कि चंद्रमा जो है
उसका जो रोटेशन है और रिवॉल्यूशन है वो अगर सेम नहीं होगा तो क्या होगा, तो हर बच्चे का आंसर ये अलग अलग होगा और हर बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर रटने की बजाय अपने तरीके से देगा। जबकि शुक्र को संध्या तारा क्यों बोलते हैं, इसका रटा रटाया आंसर होगा, कन्वर्जेंट क्वेश्चन है ये। चंद्रग्रहण पूर्णिमा के दिन क्यों होता है, ये भी एक कन्वर्जेंट आंसर है। बुध सबसे ज़्यादा गर्म क्यों है, दैट इज ऑल्सो ए कन्वर्जेंट क्वेश्चन। लेकिन जो ऑप्शन नंबर 3 है ये क्या होगा आपका, डाइवर्जेंट क्वेश्चन। अ टीचर गिव्स द फॉलोइंग टास्क टू स्टूडेंट ऑफ क्लास 8th. Interview 10 children from your neighborhood to find out their food habitats and diet. On the basis of information collected, identify the healthy diet patterns in the children. Which process skills are being promoted by this activity? यहाँ पे बोला है कि अपने पड़ोस के जो 10 बच्चे हैं उनका भोजन और आहार की जो आदत है उसको ज्ञात करने के लिए उनका इंटरव्यू लो। जो इन्फॉर्मेशन आपने गैदर की है उसके बाद बच्चों में स्वस्थ आहार के पैटर्न की पहचान करो। तो इस क्रियाकलाप के द्वारा कौन से कौशल को प्रोत्साहित किया जाता है, अवलोकन और परिचालक परिभाषा बनाना, संप्रेषण परिचालक परिभाषा बनाना, अवलोकन और प्रश्न पूछना, अवलोकन और संप्रेषण। तो यहाँ पे क्या किया है आपने, 10 बच्चे हैं अपने पड़ोस के, उनकी फूड हैबिट और डाइट के बारे में मालूम किया, फिर एक इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की और हेल्दी डाइट पैटर्न जो है उसको मालूम किया। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपने कम्युनिकेट किया है, आप लोगों से इंटरेक्ट करोगे, उनसे कम्युनिकेट करोगे तभी तो मालूम कर पाओगे। फिर ऑपरेशनली उस चीज़ को आपने डिफाइन किया है कि जो डाइट पैटर्न है, हेल्दी डाइट पैटर्न जो है वो बच्चों में कौन सा होता है। ठीक है, तो पहले आपने क्या किया, लोगों से कम्युनिकेट किया, कम्युनिकेट करके उनकी फूड हैबिटाट और जो डाइट है उसके बारे में मालूम किया। इन्फॉर्मेशन जो आपने गैदर की उसके बेसिस पे आपने फिर उसको ऑपरेशनली डिफाइन किया। सो द ऑप्शन 2 विल बी द करेक्ट। To encourage girls to pursue STEM related career, which of the following strategies can a science teacher use? जो बालिकाएं होती हैं उनको STEM संबंधित पेशा चुनने के लिए विज्ञान का एक शिक्षक निम्न में से कौन सी युक्ति का प्रयोग कर सकता है? यूज जेंडर सेंसिटिव लैंग्वेज, इनवाइट वुमन साइंटिस्ट टू क्लास, engage students in examining stereotypes, make gender based groups in class, have separate instruction for girls। तो यहाँ पे बच्चों में जो STEM रिलेटेड कैरियर है उसके लिए पहली बात तो आप ये बताइए कौन कौन सी जो स्ट्रेटेजीज हैं हम उनको यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। जो जेंडर सेंसिटिव लैंग्वेज होती है, जहाँ पे ये ना शो किया जाए कि लड़का ये काम करेगा लड़की ये काम करेगी, आप सोच समझ के लैंग्वेज का इस्तेमाल कीजिए, संवेदी भाषा जो है उसको यूज़ कीजिए। इनवाइट विमेन साइंटिस्ट टू क्लास, जो लेडीज साइंटिस्ट बन चुकी हैं उनको क्लास में इन्वाइट कीजिए जिससे उनको ये समझ में आए कि गर्ल्स कैन ऑल्सो डू दिस एक्सपेरिमेंट। इंगेज स्टूडेंट्स इन एग्जामिनिंग स्टीरियोटाइप, बिल्कुल सही बात है, बच्चों को जो रूढ़िवादिता है उसमें मतलब उसको जांच करने के लिए उसमें उनको इंगेज कीजिए। अगर आप जेंडर बेस्ड ग्रुप बना देंगे तो ये तो जेंडर स्टीरियोटाइप को प्रमोट करेगा। गर्ल्स के लिए अलग से इंस्ट्रक्शन रखिए, ये भी जेंडर स्टीरियोटाइप को प्रमोट करेगा। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2, दैट इज A, B एंड C, जहाँ पे आप बच्चों को ये लड़कियों को ये चीज़ सिखा सकते हैं कि लड़का और लड़की जो है वो एक ही है, लड़कियों को लेके एज सच कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटेजीज आर डिजायरेबल फॉर असेसिंग लर्नर्स मीनिंगफुली इन साइंस? विज्ञान जो है उसमें जो अधिगमकर्ता हैं उनका जो अर्थपूर्ण मूल्यांकन है उसके लिए कौन सी योजना वांछनीय है? समाहर्ता के लिए सभी अधिगमकर्ताओं को एक रूप काम देना, अधिगमकर्ताओं के गलत उत्तरों की नज़रअंदाज करना, अधिगमकर्ताओं की विवेचनाओं को महत्व देना, सुनिश्चित शब्दावली और परिभाषाओं को महत्व देना। जो साइंस है, ठीक है, कौन सी स्ट्रेटेजी आप फॉलो करेंगे कि बच्चा जो है वो मीनिंगफुल साइंस को लर्न कर सके? सेम टास्क शुड बी गिवन इन ऑल लर्नर्स फॉर पैरिटी, सभी बच्चों को आप सेम टास्क दे देंगे। जो लर्नर है जब वो गलत आंसर दे रहा है तो उसको इग्नोर कर देंगे, लर्नर की जो रीजनिंग है उसको इम्पोर्टेंट देंगे कि बच्चा जो है वो क्लास में क्या क्वेश्चन पुट कर रहा है, उसके क्या लॉजिक हैं, उसको आप रिस्पेक्ट करेंगे, मतलब उसको क्लास में इंपॉर्टेंस देंगे। एक वोकेबलरी और डेफिनेशन जो है उसको महत्व देंगे। तो जब मीनिंगफुल लर्निंग करनी होती है ना तो बच्चे की जो रीजनिंग है उसको आप इक्वल इंपॉर्टेंस दीजिए, बच्चे को सेफ फील कराइए कि बच्चे की इंपॉर्टेंस भी क्लास में उतनी है जितनी एक टीचर की है। तो यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 3। सो आई जस्ट होप गाइज कि आपको ये क्वेश्चन पेपर क्लियर हुआ हो। अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट में ड्रॉप कर सकते हैं। थैंक यू।